ठीक है, गेज फॉर गाजा। यह वीडियो सभी के लिए है। अगर आप हंसना या देखना चाहते हैं कि आत्मघाती सहानुभूति कैसे मार देती है। गाजा कोई अपवाद नहीं, हमारे पास इस्लाम के लिए महिलाएं भी हैं, कुछ कुछ वैसे ही जैसे केएफसी के लिए मुर्गियां। हमारे पास इस्लाम के लिए अश्वेत लोग भी हैं, खासकर जब अरब अफ्रीकी दास व्यापार ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार से कहीं ज्यादा घातक और लंबे समय तक चला था। यह कुछ कुछ ऐसा है जैसे गुलामी के लिए अश्वेत लोग। इस्लाम के लिए महिलाएं होना केएफसी के लिए मुर्गियों जैसा है, और गाजा के लिए गे भी इससे अलग नहीं है। तो सादिक खान, जो अभी अभी हज यात्रा से लौटे हैं, दुनिया को यह साबित करते हुए कि वह एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जैसे ही वह वापस आए वह लंदन के मेयर भी हैं, तो वह सच में खुलकर होमोफोबिक या एंटी एलजीबीटीक्यू नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली, एक ट्वीट किया, जिसमें लंदन के लोगों को एक और गे मंथ के लिए बधाई दी, क्योंकि ये प्राइड मंथ है। और मुसलमान, खुदा की कसम, मुसलमान पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। तो मेरे बेटे, इसे देखो। 5 पिलर्स ने ये आर्टिकल पोस्ट किया, जिसे 3.4 मिलियन बार देखा गया, लेकिन सिर्फ 500 लाइक्स मिले, सिर्फ 500 लाइक्स। तो ये मूल रूप से पश्चिम में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक संक्षिप्त गाइड है कि जून के महीने में एलजीबीटीक्यू प्राइड मंथ के दौरान कैसे व्यवहार करें। तो एक गे फॉर गाजा व्यक्ति अचानक जाग गया और उसने कहा, यह वाकई इतना ही आसान है। अगर ग्रीन पार्टी फिर से 5 पिलर से मिलेगी तो मैं और हजारों लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। अब कोई इंटरव्यू या समर्थन नहीं, कुछ भी नहीं। वह अभी भी नहीं जागा है, क्योंकि वह गाजा के लिए गे है और बायो में फिलिस्तीनी झंडा है। प्रगतिशील आंदोलन समलैंगिकता विरोधी धार्मिक कट्टरपंथ के साथ नहीं टिक सकते। मूर्ख लोग, देखो इसे, हम सालों से इन्हें बता रहे हैं। मुसलमान सालों से ऐसा कर रहे हैं। देखो इसे, मुस्लिम बच्चे प्राइड झंडे पर पैर रख रहे हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी गेस फॉर गाजा है। ये बहुत। दोस्तों, बस जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इन लोगों में सिर्फ एक चीज समान है, क्योंकि ये समाजवादी और कम्युनिस्ट है। वे पश्चिमी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। यही है, वे पश्चिमी सभ्यता नष्ट करना चाहते हैं। वे अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो उस अराजकता से वे एक नया समाजवादी आदर्श समाज बना सकते हैं। यही वामपंथी दृष्टिकोण है। और मुसलमान दूसरी ओर, वे उसी अराजकता से एक इस्लामी खिलाफत बनाना चाहते हैं। बस यही है, उनके बीच और कोई समानता नहीं है। इस महिला को देखिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सिद्दीक खान, आप मुझे हैरान करते हैं। कोई कुछ दिन पहले अराफात के मैदान में साल के सबसे अच्छे दिन कैसे खड़ा हो सकता है, जब अल्लाह सबसे निचले आसमान पर उतरते हैं और हज की दुआएं सुनते हैं, जिसमें आप भी थे। जहां मुझे यकीन है कि आपने अल्लाह से उसकी माफी मांगी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया होगा, और मुझे यकीन है कि आपने उससे उसकी रहनुमाई भी मांगी होगी। या शायद वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि उसे मुसलमानों को खुश रखना है। वो ऐसा दिखाता है, देखो मैं एक अमल करने वाला मुसलमान हूँ, और साथ ही साथ उसे एलजीबीटीक्यू समुदाय को भी खुश रखना है। वह कौन है? सच कहूं तो हमें असल में नहीं पता। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता वह कट्टर मुस्लिम है। सच में नहीं लगता। लेकिन मुझे यह भी नहीं लगता कि वह पश्चिमी सभ्यता के लिए अच्छा नहीं है। वह एक आधुनिक वोक हो सकता है, कुछ हद तक जोरान मामदानी की तरह, जो अब भी पीड़ित मुस्लिम समुदाय के लिए थोड़ी सहानुभूति रखता है। साथ ही वह कट्टरपंथी मुस्लिम नहीं है। तो जैसा चाहे वैसे ले, मुझे नहीं पता, ये कोई मायने नहीं रखता। सच में ये कोई मायने नहीं रखता कि लोग अपने दिल में किस तरह के विचार छुपा कर रखते हैं, क्योंकि इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। हम सिर्फ उनके सार्वजनिक रूप से खुद को पेश करने से अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो भी वह है, वह एक विभाजनकारी व्यक्ति है। वह लंदन के लिए अच्छा नहीं है। वह अच्छा नहीं है। वह पश्चिम के लिए भी अच्छा नहीं है। चाहे वह कट्टर मुस्लिम न हो, फिर भी पश्चिम के लिए अच्छा नहीं है। और अगर पश्चिमी सभ्यता गिरती है
तो उसे एक प्रमुख किरदार के रूप में याद किया जाएगा। फिर बस कुछ ही दिनों बाद लंदन की सड़कों पर सैकड़ों और हजारों लोगों को एलजीबीटीक्यू का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होने के लिए बुलाना। ओ, कुछ ऐसा जो इस्लाम के बिल्कुल विपरीत है। वह सच कह रही है, वह सही है। इस्लाम मुसलमानों से कहता है कि वे एक खिलाफत स्थापित करें, और एक बार जब आपने खिलाफत स्थापित कर ली तो फिर आपको अपनी खिलाफत में रहने वाले सभी समलैंगिकों को इकट्ठा करना है, उन्हें सबसे ऊंचे शहर की सबसे ऊंची जगह ले जाकर कहना है, नीचे क्या है? बूप, माफ कीजिए। हमारे पास इन लोगों के ऐसा करते हुए वीडियो है, और मैं इन लोगों की बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूं जो अब भी उनकी चापलूसी करते हैं। बस दिमाग घुमा देने वाला है, लेकिन असल में ये इतना दिमाग घुमा देने वाला भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, जैसे काले लोग इस्लाम का बचाव कर रहे हैं, जबकि इस्लाम ने उनके पूर्वजों को 1400 सालों तक अधीन रखा। हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जैसे ये जोकर। मेरा मतलब है वो इस्लाम का बचाव करती है, जबकि उनके पैगंबर ने कहा था कि जहन्नुम में रहने वालों में से अधिकांश महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि वे अवज्ञाकारी पत्नियां हैं। बस यही वजह है, क्योंकि आप अपने पतियों को तंग करती है, बस यही। और साथ ही उनमें अक्ल की भी कमी होती है। ये थी दूसरी वजह जो मोहम्मद ने बताई थी। आखिर आपको ऐसा करने के लिए क्या मजबूर करता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्वीकार किए जाने की बेताब कोशिशें हैं। आपको तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आप खुद को मुसलमान कहते हैं और आपकी त्वचा भूरी है। हमेशा विरोध रहेगा। ये कितना दयनीय है। मतलब उस आदमी ने सबसे ऊंचे मुकामों में से एक हासिल किया है। ये जोकर कह रहा है। वो उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे गुमराह नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद इसमें माहिर है। वो उसे बता रही है, और यही उनकी सोच है। वो मुझसे भी ये बात हमेशा कहते हैं, जैसे तुम ब्राउन हो, वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो कौन है? तुम वो से क्या मतलब रखते हो? देखो, मेरी ऑडियंस लगभग 4 मिलियन है, जिसमें ज्यादातर वेस्टर्नर्स शामिल हैं, और मुझे उनमें से बहुत सारे लोगों से प्रशंसा भरे संदेश मिलते हैं जो कंजर्वेटिव राइट विंग वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे इन लोगों से, तो वे आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा मतलब है, यहाँ तक कि एंटवान नैश भी किसी वजह से मेरे पीछे नहीं आते। मुझे नहीं पता, शायद वे मेरे पीछे आ सकते हैं, पर आते नहीं। ये इसलिए है क्योंकि कोई वजह नहीं है। मैं पश्चिमी विरोधी बातें नहीं कहता, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उन्हें नहीं कहता, बल्कि मैं उन पर विश्वास भी नहीं करता। यही वजह है। किसी के पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कहना शुरू कर दूं कि मुझे गर्व है, मैं एक गर्वित ब्राउन आदमी हूं, मैं ब्राउन पावर हूं, मुझे गर्व है, मैं गर्वित पाकिस्तानी हूं, मुस्लिम होने पर गर्व है, या जो भी हो, तो जाहिर है किसी न किसी मोड़ पर, क्योंकि अगर मैं ये सब हूं तो फिर हमारे हित एक जैसे नहीं होंगे, और जब हमारे हित एक जैसे नहीं होते तो वही टकराव को जन्म देता है, और फिर मुझ पर हमले और अपमानजनक बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूं, ये बस मेरी विचारधारा है जैसी है। लेकिन ये लोग हमेशा आपको भ्रमित करेंगे। वो सादिक खान को भ्रमित कर रही है, जो लंदन के मेयर है, 3 बार चुने गए लंदन के मेयर। वे आपको इसलिए नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं। यही वे बार बार खुद से कहते हैं। ये उनका सामना करने का तरीका है। वे बच्चों को बताते हैं कि आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अपनी मुस्लिम पहचान बनाए रखें, अपनी ब्राउन पहचान को मजबूती से थामे रहो। लेकिन ये कितना विरोधाभासी नजरिया है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे या अपनाएंगे नहीं, तो फिर आप उनके देश में कर क्या रहे हैं? तो फिर उन्होंने आपको बराबरी की जगह क्यों दी है? वे आपको वैसे ही पैसे दे रहे हैं जैसे वे दूसरों को देते हैं। असल में नहीं, वे आपको उससे भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं जितना वे दूसरों को देते हैं। अभी वे अपने अल्पसंख्यकों और गैर स्थानीय लोगों का खास ध्यान रख रहे हैं। वे स्थानीय लोगों से ज्यादा इनका ध्यान रखते हैं। पूरा DEI कॉन्सेप्ट, जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विविधता, न्याय संगतता, समावेशन। जानते हो न्याय संगतता का मतलब क्या है? इसका मतलब विविधता या बराबरी नहीं है। समानता का अर्थ है
कि हर व्यक्ति को अलग तरह की मदद चाहिए। तो अगर आप एक प्रवासी के बेटे हैं, नहीं, अगर आप खुद प्रवासी हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। इसीलिए प्रवासियों को होटल मिलते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता। लेकिन गोरे लोग, स्थानीय लोग, अगर स्थानीय लोग बेघर हो जाते हैं तो उनके लिए अलग कतार होती है। इन लोगों को प्राथमिकता मिलती है। हमारे पास यही है इस नए DEI दुनिया में पद अनुक्रम। एक नया और अनपढ़ प्रवासी जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास बस चुनौतियां हैं, इसलिए राज्य को उसकी विशेष देखभाल करनी चाहिए। और फिर आपके पास पढ़े लिखे प्रवासी होते हैं, क्योंकि अगर वे पढ़े लिखे हैं तो वे वास्तव में, आप जानते हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है और फिर वे अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। वे अपना किराया खुद चुका सकते हैं। अगर नहीं तो उनके लिए अलग श्रेणी होती है। फिर आपके पास प्रवासियों के बच्चे होते हैं, जैसे ये महिला। तो वे पढ़े लिखे प्रवासियों से थोड़े ऊपर या थोड़े नीचे होते हैं, और फिर अनपढ़ प्रवासियों से भी। और फिर आपके पास वे स्थानीय लोग होते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से संपत्ति जमा की है। वे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसी वजह से पूरा सिस्टम उनके पक्ष में बना हुआ है, तो वे सबसे नीचे होते हैं। असल में इसमें भी श्रेणियां होती हैं, एक श्वेत महिला और फिर श्वेत पुरुष। श्वेत पुरुष इस DEI विचारधारा में बिल्कुल सबसे नीचे है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। वह पुरुष है, वह श्वेत है, उसके पास पीढ़ियों से संपत्ति है, वह शिक्षित है, वह विश्वविद्यालय जा सकता है और यह सब कर सकता है, तो उसे अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए। इसके विपरीत एक प्रवासी उपसहारा अफ्रीका से है जो अंग्रेजी नहीं बोलता और उसके पास कौशल नहीं है, तो सरकार को उसमें बहुत अधिक निवेश करना पड़ेगा, इससे पहले कि वह समाज का एक उत्पादक सदस्य बन सके। यही है संक्षेप में DEI का मतलब। इक्विटी और इक्वालिटी बहुत अलग शब्द है। इक्वालिटी का मतलब है कि हम सभी बराबर हैं। और मुझे लगता है कि यह बहुत व्यापक है। यह बहुत दयनीय है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया आया था तो मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा विशेषाधिकार प्राप्त था, क्योंकि मेरे माता पिता मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे थे, जो कि $10,000 प्रति महीना थी। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ छात्रों को खुद का ध्यान रखना पड़ता है, खुद का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे सेंटरलिंक पेमेंट्स की उम्मीद नहीं थी, मुझे किसी भी वेलफेयर की उम्मीद नहीं थी। वो समय अलग था। उस वक्त गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए कोई वेलफेयर पेमेंट्स नहीं थी। उस समय कोई DEI या इक्विटी नहीं थी। तो आप कह सकते हैं मैं पिछड़ा था, लेकिन इसी ने मुझे कुछ करने को मजबूर किया। उस समय 2 नौकरियां करना मुमकिन था। मेरी एक नौकरी थी, मैं दिन में विश्वविद्यालय जाता था और रात में पेट्रोल पंप की रात की शिफ्ट करता था। इससे पहले मैंने मायर में काम किया था। कुछ समय तक मेरी 2 नौकरियां थीं, पर हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं थी, वरना मेरा स्टूडेंट वीज़ा खतरे में पड़ सकता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थीं, और यही चीज़ें आपको अपनी स्थिति बदलने और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और आपको सफल बनाती हैं। अमेरिका ऐसी सफलता की कहानियों से भरा हुआ है, जहां लोग अमेरिका आते हैं या लोग किसी नए देश में जाते हैं और उन्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये DEI असल में कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा को कम कर देता है और आपके पास ये चीजें होती हैं। और आखिरकार देखिए, यही तो मजेदार हिस्सा है और यही सबसे दुखद हिस्सा भी है। तो भले ही आप उनके लिए सब कुछ कर ले, अपने लोगों को भ्रमित करें, उन्हें अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रखें, इन लोगों के लिए सब कुछ करें, फिर भी वे आपसे नफरत करते हैं। यही इसका सबसे दुखद हिस्सा है। इस प्रक्रिया में आप इस्लाम के कौन से सिद्धांत त्यागते हैं, यह मायने नहीं रखता। सच कहूँ, ये बाकी लोगों के लिए बहुत निराशाजनक है। जब आप जैसे लोग सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे इस्लाम के बिल्कुल विपरीत मूल्यों को हम स्वीकार करते हैं, तो इससे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मुसलमान क्या सहन करते हैं और क्या नहीं। तो वे चाहते हैं कि सादिक खान, जो लंदन के मेयर हैं, वे अपनी धर्म की मांग के अनुसार पूरी तरह से समलैंगिकता विरोधी हो जाएं। और मैं वास्तव में चाहता हूं कि ऐसा हो। सच कहूं तो मैं सच में चाहता हूं, क्योंकि इससे उनकी असलियत सामने आ जाएगी, जो कि अच्छी बात है। मैं सच में चाहता हूं कि ऐसा हो। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है
कि वह सभी प्रगतिशील लोगों के लिए आंखें खोल देने वाली बहुत बड़ी चेतावनी होगी। जैसे मुझे लगता है, खैर सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह देखना निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा कि प्रगतिशील तथा कथित प्रगतिशील लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हम तो हंस रहे होंगे, देख रहे होंगे। हाँ दोस्तों, हम सही निकले। अब मजा आ रहा है। हम यही करेंगे जैसा आपको करना चाहिए। लेकिन ये वाकई दिलचस्प होगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये सब कैसे होता है। लेकिन देखो, इसमें एक अच्छा पहलू भी है। मैंने ये कई साल पहले कहा था, जब वहाँ एक डेनिश या फिनिश, नहीं, मुझे लगता है वो डेन थी। वहाँ एक डेनिश महिला थी जो मुस्लिम और श्वेत डेन थी। मुझे लगता है वो आधी डेनिश आधी मुस्लिम थी, शायद इसलिए मुस्लिम बनी। वो पहली महिला इमाम थी। ये कई साल पहले हुआ था, लगभग 10-15 साल पहले। और मैंने कहा, जानते हो क्या, ये मुमकिन है क्योंकि जब आप अपने मध्ययुगीन धर्म में श्वेत लोगों को शामिल करना शुरू करते हैं तो ये काफ़ी मुमकिन है कि वो श्वेत लोग अपनी उदारवादी सोच भी साथ लाएं और इस्लाम को भी प्रभावित कर दें। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके बाद हमने समलैंगिक, महिला और उदारवादी इमाम देखे जो कहते हैं कि इस्लाम को उदार बनाना चाहिए। यह भी एक संभावना है। जब मुस्लिम लोग श्वेत लोगों के धर्म परिवर्तन का जश्न मनाते हैं तो वे हमेशा नहीं जीतते, क्योंकि कई श्वेत लोग नियम पढ़कर हैरान रह जाते हैं। हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कई लोग इस्लाम को उदार बना देते हैं, जो उन मुस्लिमों और इस्लाम के लिए बुरी खबर है जिनकी मिसाल मैंने दी थी। जैसे इस औरत को देखो। इस औरत को देखो, इसने एक गे मस्जिद बनाई है। यहाँ म्यूजिक है तो मैं इसे चला नहीं सकता। इस औरत को देखो, इसने इस्लाम कबूल किया है। ये कुरान की एक कॉपी लाई है और इसे लहरा रही है। ये मस्जिद में प्राइड फ्लैग लहरा रही है। ये एक असली मस्जिद है दोस्तों। ये एक गे मस्जिद है। इसे देखो, ये एक नमाज की चटाई है। तो आप कभी नहीं जान सकते। आप कभी नहीं जान सकते। अरे जानते हो क्या, जैसे भी हो ये मज़ेदार है। तो क्या आप चाहेंगे कि गैस फॉर गाज़ा इस्लाम को उधार बनाए? मैं इस्लाम की परवाह नहीं करता और नहीं मानता कि इस्लाम जीतेगा। उन्होंने चालाकी दिखाई है, पर देखना होगा आगे क्या होता है। कौन जानता है इस्लाम इससे कैसे निकलेगा जब आखिरी मुकाबला शुरू होगा, जिसमें मुझे उम्मीद है और मैं मानता हूं कि वे हार जाएंगे। नतीजतन बहुत सारे लोगों को पश्चिम छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मेरा मतलब है सच में बहुत ज़्यादा। ये इसलिए होगा क्योंकि पश्चिमी सभ्यता सामूहिक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगी कि अरे दोस्तों देखो, हमने बहुसांस्कृतिकता आजमाई थी, हमने सबको अपनाने की कोशिश की, फिर भी वे हमसे नफरत करते रहे। देखिए, हम गृह युद्ध से गुजरे लेकिन कुछ नहीं बदला। अब आप जाइए, अब आप जाइए। तो ऐसा होने वाला है। जब ऐसा होगा, मुझे नहीं पता मुस्लिम समुदाय कैसे प्रतिक्रिया देगा या उससे कैसे बाहर निकलेगा। बिल्कुल, एक प्रबुद्ध मुसलमानों का वर्ग कहेगा, देखो हमने क्या किया। हम यूके में शरीयत की मांग कर रहे थे। हम उनके अपने देश में स्थानीय लोगों के खिलाफ खुलेआम नफरत भरे उपदेश दे रहे थे। और आपके पास पहले से ही कुछ मौलवी हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि देखो दोस्तों, हम इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम एक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं जिसे वास्तव में बहुत से मुसलमान नहीं चाहते। बहुत से मुसलमान नहीं चाहते। लेकिन आप जानते हैं, जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो घास ही पिसती है। लेकिन फिर मुसलमानों का एक और पक्ष होगा, एक कट्टरपंथी पक्ष जो कभी खत्म नहीं होगा, जो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। और वे कहेंगे, देखो ये काफिर। वे पश्चिम को खुद का बचाव करने के लिए भी दोषी ठहराएंगे, कुछ वैसा ही जैसा वे इजराइल के साथ करते हैं। मुझे इजराइल पसंद है और मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो जानता है कि उसे किससे निपटना है। अगर आप नहीं चाहते तो खैर, असल में नहीं, हमारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे बीच बड़ा टकराव निश्चित है, जो मुझे लगता है सबसे पहले यूके में होगा और फिर ऑस्ट्रेलिया देख रहा होगा। अमेरिका अभी भी गिरने के लिए बहुत बड़ा है, तो अमेरिका गिरने के लिए बहुत बड़ा है। अमेरिका भी आग में घी डालता है, लेकिन वहाँ बहुत से देशभक्त हैं। इसी कारण मुझे अमेरिका पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। हम पहले से ही देख रहे हैं कि यह टेक्सास, फ्लोरिडा
और अमेरिका के कई जगहों पर हो रहा है। और निश्चित रूप से अमेरिका में लंदन के बराबर न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क और भी ज़्यादा इस्लामीकरण की ओर बढ़ेगा, जिससे बहुत सारे अमेरिकी नाराज़ और परेशान होंगे और इससे इस्लाम के खिलाफ प्रतिक्रिया और तेज़ हो जाएगी। तो लेकिन अगर कोई जगह है जहां यह वाकई में बहुत भयानक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वह या तो फ्रांस है या यूके, जहां लड़ाई होगी। कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहां वे बस ढह जाए। उदाहरण के लिए वियना में 44%। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों में से 44% मुस्लिम हैं। उनके मुस्लिम नाम हैं। 44%। तो किसी समय मान लीजिए जब वे प्राथमिक स्कूल के छात्र बड़े हो जाएंगे, उस पीढ़ी में उनमें से 44% मुस्लिम होंगे और निश्चित रूप से उनके बाद वाली अगली पीढ़ी में यह संख्या और भी ज्यादा होगी, जब तक कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव ना हो जाए। तो कुछ देश बिना किसी लड़ाई के चुपचाप गिर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा यूके और फ्रांस के साथ होगा। मुझे लगता है कि वहां पर इसका विरोध होगा। ये कब होगा मुझे नहीं पता। जितना देर से ये होगा, ये उतना ही ज्यादा क्रूर और खूनी होगा। और हाँ, खैर हमने चेतावनी देने की कोशिश की थी दोस्तों। अगर ये 2030 में होता है तो मैं कहूँगा कि मैं 12 साल से पश्चिम को चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा YouTube चैनल शुरू हुए 8 साल हो गए हैं।